नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र मौर्य अपने इस इतिहास की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज फिर कुछ प्रश्नों के साथ उपस्थित हुआ हूँ। ये जो प्रश्न है डायरेक्टली यूपीएससी के एग्जाम से पूछे गए प्रश्न है। हालांकि यह प्रश्न अन्य एग्जाम जिनमें इतिहास पूछा जाता है, जैसे यूपीपीसीएस, नेट, जेआरएफ एग्जाम, टीजीटी, पीजीटी, वो अन्य एग्जाम जिनमें इतिहास पूछा जाता है, के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम इन प्रश्नों के माध्यम से कॉन्सेप्ट सीखेंगे, साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करेंगे। तो इसे एज अ प्रैक्टिस सेट भी लीजिएगा और कॉन्सेप्ट को अपने जो पढ़े रहे हैं उसको रिविजन पर्पज से भी देखिए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा से या 1854 का जो वुड डिस्पैच आया था उसकी सिफारिशों में शामिल नहीं था? कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना, विद्यालयों को वित्तीय सहायता के लिए अनुदान सहायता पद्धति की शुरुआत, उच्च और मध्यम वर्गों के एक छोटे समूह को शिक्षित करना जो परवर्ती चरण में अधोगामी अधोगामी डिप्रेवेशन के माध्यम से कार्य करता था। ये 3 कथन दिए हुए हैं। इन 3 कथन के आधार पर हमें इसमें 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से चुनना है कौन-कौन से कथन सही हैं। कौन-कौन से कथन सही हैं? हमें यहाँ पे ये भी देखना ना, यहाँ पे लिखा है शामिल नहीं है, शामिल नहीं है। तो इन कथन में से हमें देखना है कि वुड डिस्पैच में से तीनों कथन में से कौन शामिल नहीं था, वो चुनना है। यानी कि इसमें चुनना है कौन गलत है, ठीक है? गलत चुन के इसमें सही लगाना है ना? तो ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे जो ये नहीं वाला वर्ड है, यहाँ से उठा के यहाँ पे दे दिया गया है। तो ध्यान से रखना है इसको। देखिए हम लोग बात कर लें, वो डिस्पैच जो आया था, ये 1854 में आया था। 1854 में जो गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। किसके लिए जाने जाते थे? व्यक्तिगत सिद्धांत था ना, व्यक्तिगत सिद्धांत के लिए लॉर्ड डलहौजी जाने जाते थे। जैसे झांसी झांसी की रानी और कई लोगों के जो अ, गोद लेने की प्रथा थी उसे समाप्त कर दिया था। मतलब गोद लिए हुए जो राजा थे वो शासक नहीं बन सकते थे। तो इस इससे संबंधित है डलहौजी क्या थे? व्यक्तिगत सिद्धांत संबंधित है। देखिए चार्ल्स वुड डिस्पैच जिसमें थे ना, वो 1854 में इस समय कौन थे? बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो अध्यक्ष थे, वो थे सर चार्ल्स वुड। चार्ल्स, ठीक है, वुड, चार्ल्स वुड। ठीक है, इसी इसी के नाम पे इसे चार्ल्स वुड डिस्पैच भी कहा जाता है। ठीक है, इसी के नाम पे यहाँ पे क्या लगा देंगे? डिस्पैच के नाम से भी यह जो रिपोर्ट आया था उसके नाम से भी जाना जाता है, चार्ल्स वुड डिस्पैच। देखिए 1854 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो अध्यक्ष थे, इन्हीं की अध्यक्षता में यह समिति गठित की गई, जिसे चार्ल्स वुड समिति भी कहते हैं। तो इस समिति का जो कार्य था वो भारत सरकार के शिक्षा कार्यक्रम जो चलते थे उसमें क्या मार्गदर्शन के रूप में कार्य करना था। जो रिपोर्ट थी उसके मार्गदर्शन के रूप में आगे की जो शिक्षा की पद्धति हो कैसे हो, उसमें विकास कैसे किया जाए। ठीक है, तो हम चलते हैं जो डिस्पैच जो इसने सिफारिश की, इनकी सिफारिशें क्या थी? सिफारिशें, देखिए इसका पहला सिफारिश था कि जन सामान्य की शिक्षा क्या की जाए? जन सामान्य की शिक्षा। तो इसमें भारत सरकार को जन सामान्य की शिक्षा का उत्तरदायित्व ग्रहण करने हेतु निर्देश दिया गया, यानी जन सामान्य। इसमें जो है बोला गया कि भारत सरकार को क्या करना चाहिए? जन सामान्य की जो शिक्षा है उसका जो उत्तरदायित्व है भारत सरकार को लेना चाहिए, यानी जन जन तक शिक्षा पहुंचाने का। ठीक है, श्रेय किसको जाना चाहिए? भारत सरकार को खुद इसकी कदम उठाना चाहिए। और इसीलिए इसने निर्देश इसमें दिया गया। इस प्रकार जो अधोगमी डिप्रेशन का सिद्धांत था, जो लॉर्ड मैकाले के समय आएगा, आई थिंक बीत गया पहले ही। लॉर्ड मैकाले का जो ये वुड डिस्पेच था वो 1828-33 के आसपास आया था। ठीक है, तो उस समय यह था कि मतलब जो समाज के जो पढ़े लिखे जो धनाढ़ वर्ग के लोग हैं, उन लोगों को अंग्रेजी की शिक्षा दिया जाए, बस कुछ लोगों को अंग्रेजी शिक्षा दिया जाए। जब वही लोग अंग्रेजी शिक्षा पा करके जब समाज में जाएंगे और जब अपने कार्य करेंगे, जब पढ़ाई लिखाएंगे, तो वही चीज़ उन लोगों से रिस रिस करके सभी लोगों को, छोटे छोटे जो और बच्चे हैं और जो वहाँ पे अन्य लोगों के पास भी शिक्षा पहुँचेगा। तो जो यह अधोगामी डिप्रेशन का सिद्धांत था वो लॉर्ड मैकाले ने दिया था। ठीक है, तो इसी सिद्धांत पे मतलब कि ऊपर हम कुछ लोगों को शिक्षित करेंगे और वही लोग शिक्षा को अन्य लोगों तक शिक्षा पहुँचाएँगे। तो इसके यह विपरीत था। इसमें यह कुछ क्या कहते हैं, लिमिट लगा दिया कि शिक्षा को जन शिक्षा के रूप में भारत सरकार को उत्तरदायित्व निभाना चाहिए और सभी को शिक्षा प्रदान करना चाहिए। तो आप आशा करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। और देखिए इसके तहत निचले स्तर है गाँवों में स्थानीय या देसी भाषा में, मतलब जो बोला गया कि जो मदर टंग, ठीक है? स्थानीय भाषा में शिक्षा प्रदान करने का प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना, इसमें द्वारा प्राथमिक विद्यालय स्थापित किए गए ताकि वहाँ के उनके जो बच्चे थे उनकी रीजनल लैंग्वेज में ही शिक्षा दी जाए। और
जो एंग्लो वर्नाकुलर एक्ट आया था ना, एक एंग्लो वर्नाकुलर, खैर ये एक्ट नहीं है। तो एंग्लो उनके मतलब मदर जो रीजनल लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में ही शिक्षा दी जाए। और जो वर्नाकुलर हाई स्कूल, क्या किया जाए, हाई स्कूल की स्थापना, स्कूल खोले जाएँ, कॉलेज की स्थापना की जाए। तो इसी के सिलसिले में इसमें कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास विश्वविद्यालय जितनी भी प्रेसिडेंसी थे ना, बोला गया कि सब प्रेसिडेंसी में एट लीस्ट एक कॉलेज की, सॉरी, विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। तो इसी में आ गया था विश्वविद्यालय की स्थापना का भी इसमें आदेश दिया गया था, मतलब रिपोर्ट में सुझाव दिया गया था, विश्वविद्यालय। इसमें विश्वविद्यालय की स्थापना का भी सुझाव दिया गया। तो किसमें, तो इसी समय 1854 में, आगे चल के 1857 में, इसी 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 की रिपोर्ट के आधार पर कलकत्ता में, बॉम्बे में और मद्रास में विश्वविद्यालय की जाएगी, स्थापना की जाएगी। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हम चलते हैं और आगे। देखिए जो कंपनी के जो उसमें प्रांत थे ना, 5 प्रांत थे लगभग, 5 प्रांतों में क्या किया गया, लोक शिक्षा विभाग की स्थापना करने की क्या की गई, सिफारिश की गई। लोक शिक्षा विभाग, लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की गई, सिफारिश की गई। और आगे हम चलते हैं। और कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, तो मैं बोल कर ही चुका हूँ। ठीक है, तो ये याद रखना, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, ठीक है, ये इसी समय स्थापित किया गया था। अब अब इसमें सरकार को यह भी सिफारिश की गई कि एक श्रेणीबद्ध, पहले क्या हो, प्राथमिक विद्यालय हो, फिर स्कूल्स हो, फिर क्या हो, प्राथमिक विद्यालय हो, स्कूल हो, फिर माध्यमिक विद्यालय हो, फिर अन्य जैसे उसके बाद कॉलेज हो, फिर यूनिवर्सिटी हो। एक श्रेणीबद्ध स्कूलों का क्या किया जाए, डेवलपमेंट किया जाए, क्या किया जाए, स्कूल स्थापित किए जाए, यानी श्रेणीबद्ध नेटवर्क स्थापित किया जाए। ठीक है, एक श्रेणीबद्ध नेटवर्क स्थापित किया जाए, किसके, शिक्षा के, शिक्षण संस्थान के, ठीक है, स्थापित किया जाए। और इसमें शिक्षक या अध्यापक प्रशिक्षण, इसमें ये भी शिक्षा दिया गया, यह भी सिफारिश किया गया कि क्या हुआ, शिक्षक शिक्षण, यानी टीचर्स ट्रेनिंग, शिक्षक शिक्षण, ठीक है, यानी टीचर को भी क्या किया जाए, ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाए, यानी उनको भी ट्रेनिंग दिया जाए कि बच्चों के साथ कैसे बिहेव किया जाए, कैसे पढ़ाया जाए उनको, ठीक है, बच्चों के साथ कैसे बिहेव किया जाए, उनके साथ कैसे उनकी शिक्षा में वृद्धि की जाए। ठीक है, तो इस तरह से कैसे मैनेज किया जाए, यानी कि शिक्षक को भी शिक्षण की व्यवस्था इसमें रिपोर्ट में सुझाव दिया गया था। और देसी विद्यालयों को बढ़ावा देना, देसी विद्यालयों को बढ़ावा देना, ठीक है, देसी विद्यालयों में वृद्धि करना। एक चीज और बात बता दें आपको, जो उस समय की विद्यालय थे ना, उसमें उन विद्यालयों के लिए वित्तीय सहायता के लिए अनुदान की भी इसमें की गई थी, अनुदान, सुझाव दिया गया था। अनुदान, जो स्कूल हुआ करते थे और जो शिक्षण संस्थान हुआ करते थे, जैसे यूनिवर्सिटी हो गया एक प्रकार से, और कॉलेज हो गए इससे संबंधित, तो उन लोगों को क्या किया गया, अनुदान की भी इसमें सुझाव दिया गया। तो चलिए हम इस आधार पे अपने जो हम लोग डिस्कस किए हैं, इन पॉइंट्स के आधार पे अपने इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। जो इसमें पहला है, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में विश्वविद्यालय की क्या की गई, स्थापना की गई। तो यस, हमारा ये क्या हो गया पॉइंट, ये वाला तो सही हो गया। दूसरा, विद्यालयों को वित्तीय सहायता के लिए अनुदान सहायता पद्धति की शुरुआत की गई, ये भी सही है। और उच्च और माध्यम वर्गों के एक छोटे से समूह को शिक्षित करना, और जो प्रवर्ती चरण में अधोगामी डिप्रिवेशन के माध्यम से कार्य करता था, गलत, ये तो लॉर्ड मैकाले ने दिया था ना, इससे पहले ही आया था। ठीक है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमसे क्या पूछा गया है, शामिल नहीं है, तो यही शामिल नहीं है तीसरा वाला, तो यही क्या हो जाएगा, यही सही हो जाएगा। तो बी ओनली बी सही हो जाएगा, ये ध्यान रखना यहाँ पे नहीं। ओके, चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए, प्रश्न है, वे एक समाज सुधारक थे, ये किस एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को दिया गया है, उस व्यक्तित्व को हमें पहचान करना है। देखिए, वे एक समाज सुधारक थे, क्या थे, समाज सुधारक थे, सोशल रिफॉर्मर थे, ठीक है। उन्होंने नियत मतलब भाग्य
कि सिद्धांतों में विश्वास का विरोध किया। विश्वास का क्या किया? विरोध किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मुक्ति के लिए स्वयं कर्म करना चाहिए, मुक्ति के लिए स्वयं कर्म करना चाहिए। उन्होंने मूर्ति पूजा और कर्मकांडवादी पूजा की निंदा की, कर्मकांडों की क्या की? निंदा की और वेदों के पुनरुत्थान को प्रोत्साहित किया। अब वेदों के पुनरुत्थान को प्रोत्साहित किया तो डायरेक्ट इसी पॉइंट से हमें पता चल गया होगा आपको कि कौन-सा इसमें से सही होगा, जो जिन्होंने नारा दिया था वेदों की तरफ लौटो, ठीक है? वे भारतीयों के लिए भारत का आह्वान किया, मतलब जो हम भारत है यहाँ पे भारतीय ही रहेंगे, अपना देश, अपना घर, अपना परिवार सब अपना ही होता है। यहाँ पे विदेश चाहे चाहे विदेशी शासन या विदेशी कोई भी चीज़, चाहे कितना हो लुभावनी हो, कुछ भी हो, सुखदायी हो, परंतु उनमें हमें अ, संतुष्टि नहीं मिलता उससे, ठीक है? अपना कम ही रहता है लेकिन अपने-अपने में खुशी रहते हैं। तो इसी भारतीयों के लिए भारत का आह्वान करने वाले प्रथम व्यक्ति के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो वह व्यक्तित्व कौन है? तो आप तो पहचान गए होंगे कौन है? कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। ये हम लोग स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में कुछ थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं। अ, हालाँकि इसमें तो आप पहचान गए होंगे, थोड़ा ईज़ी क्वेश्चन था, परंतु हम लोग इसके बारे में और कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे, इनका जो जन्म हुआ था 1824 में हुआ था, ठीक है? इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है? डिटेल में डिस्कशन करेंगे। मैं इसको यहाँ स्क्रॉल कर दे रहा हूँ और यहाँ खूब ज़्यादा लिखूँगा। देखिए, इनका जो जन्म हुआ था 1824 में, कहाँ पे हुआ था? मोरवी नामक स्थान पे, मोरवी नामक स्थान पे और गुजरात के काठियावाड़ में हुआ था ना, गुजरात। गुजरात के काठियावाड़ जिले में हुआ था। इनका मूल नाम क्या था? शंकर था। मूल नाम शंकर था। 21 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की तलाश में घर छोड़ दिए। इन्होंने सत्य की खोज में अपना घर छोड़ दिए और 1845 से लेकर 1860 तक वो ब्रह्मचारी साधु के रूप में घूमते रहे। क्या रहे? ब्रह्मचारी साधु। हम जीवन परिचय के बारे में नहीं जाएँगे, फिर वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा। देखिए इनके जो स्वामी थे, वो कौन थे? बिरजानंद। स्वामी कौन थे? बिरजानंद। यही क्या थे? स्वामी थे। हालाँकि उसमें जो वेद के जो प्राचीन जो उसके महत्व थे, उस महत्व को पुनर्स्थापित करना चाहते थे। तो इन्होंने जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे, उन्होंने अपने गुरु को वचन दिया कि वो क्या करेंगे, वेदों की जो मूलभूत सिद्धांत है, शिक्षा है, उसको समाज में फैलाएँगे और जीवन भर वह जब तक जीवित रहेंगे, तब तक क्या करेंगे? सत्य का क्या करेंगे? प्रचार करेंगे। सत्य की प्रचार करेंगे और सत्य का ही स्थापना करेंगे। तो इसी सिलसिले में वह स्वामी विवेकानंद से शपथ लिए थे। तो अब देखिए ठीक है, तो इन्होंने देखिए 1863 में दयानंद सरस्वती ने आगरा में पाखंड खंडनी पटाखा फहराई, ठीक है? और घूम-घूम प्रचार का कार्य करने लगे। वो कब कब से किए हैं? 1863 से। अब चलिए हम आगे चलते हैं। दयानंद सरस्वती राजा राम मोहन राय के जो समान ना दयानंद सरस्वती जो राजा राम मोहन राय के जो विचार थे कि एक ईश्वर में विश्वास, हालाँकि राजा राम मोहन राय थे वो वेदों में विश्वास नहीं करते थे, ठीक है? वेदों में और कर्मकांडों के साथ जाति-पात ये सब में विश्वास नहीं करते थे, परंतु उनसे थोड़ा-सा आगे जा कर के ये जो दयानंद सरस्वती थे, यह एकेश्वरवाद में तो विश्वास करते थे। दयानंद यह एकेश्वरवादी तो थे, परंतु यह किसके आधार पे करते थे उसका प्रचार? ये वेदों के आधार पे, ये वेदों के आधार पे करते थे ना, यानी वेदों के आधार पर ही वो करते थे और वेद को ही अपना सर्वश्रेष्ठ मानते थे, प्रथम मानते थे। तो इस तरह से इन पे क्या हुआ, विरोधाभास हो गया किसमें, राजा राम मोहन राय में और दयानंद सरस्वती में। तो और इन्होंने आगे चल करके वेदों की ओर लौटो की ओर लौटो का नारा दिया, वेदों की ओर लौटो का नारा दिए थे कौन? दयानंद सरस्वती। और बोले कि जो अंतिम सत्य है वो कहाँ पे है? वेदों में ही है। आगे चलकर यह जो अपने विचारों को फैलाने के लिए वैदिक धर्म के पुनरुद्धार के लिए 10 अप्रैल 1875 आर्य समाज की क्या की है? स्थापना की है। आर्य समाज की स्थापना की है। ठीक है? ये याद रखना, आर्य समाज की क्या की है?
स्थापना की है। अब देखिए इनको जो उत्तर भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। इनको क्या बोला जाता है? मार्टिन लूथर। इन्हें उत्तर भारत का क्या बोला जाता है? मार्टिन लूथर बोला जाता है। ये बहुत बड़े लोकप्रिय हो गए थे। उत्तर पश्चिमी भारत में क्या हुआ, बहुत लोकप्रिय हो गए थे, इसलिए इन्हें उत्तर भारत का क्या बोला जाता है? मार्टिन लूथर भी बोला जाता है। देखिए जो आर्य समाज का मुख्यालय था, या इसका मुख्यालय कहाँ पे था? लाहौर में। अब तो इस्लामीकरण हो गया है लाहौर का ना। तो कहाँ पे था? लाहौर में था। दयानंद सरस्वती की दृष्टि परंपरावादी नहीं थी, परंतु वो क्या थे? वो आधुनिक संदर्भ में ही व्याख्या करते थे। वेदों की व्याख्या वो आधुनिक संदर्भ में करते थे। ठीक है? परंपरावादी नहीं थे। हालाँकि वो बाल विवाह, पुरोहित प्रथा, सती प्रथा, पर्दा प्रथा के घोर विरोधी थे। ठीक है? बाल विवाह, पुरोहित प्रथा, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, जितनी भी प्रथा थे उसके क्या थे? विरोधी थे। परंतु इन्होंने अब जो इन सब की बुराइयाँ वेदों के आधार पर ही किया। जो वेदों में क्या थे? वेदों के आधार पे इन सब की क्या की है? आलोचना की है, निंदा की है। और हम आगे चलते हैं, तो इन्होंने अ, जो एक एक चीज़ और याद रखना है, जो इन्होंने ये थे ना, विधवा विवाह का ये समर्थक नहीं थे। विधवा विवाह के समर्थक नहीं थे। कुछ कंडीशन था तभी ये समर्थन करते थे। जैसे मान लीजिए अगर विधवा है, अगर उसके कोई बच्चे हैं, ठीक है? अगर विधवा हो जाती है तो वो उसको उस विवाह को उस विवाह का समर्थन नहीं करते, क्योंकि उसके बच्चे हैं और उसको देख-रेख में और उसके मतलब उसमें कुछ विपरीत प्रभाव पड़ सकता था। इसलिए वो उस विधवा विवाह का समर्थन नहीं करते थे। उसी विधवा विवाह का समर्थन करते थे जिसके कोई बच्चे ना हों। तो उसके वो शादी के समर्थक थे। ठीक है? इसकी भी एक कुछ कंडीशन थी, तो इसी आधार पे उन्होंने विधवा विवाह के भी समर्थक नहीं माना जाता है। आगे चल के इन्होंने क्या चलाया? शुद्धि आंदोलन चलाया। शुद्धि आंदोलन। हालाँकि इससे कुछ एक आस एक आई थिंक 50-60 100 साल पहले, 50-60 साल पहले कौन थे? औरंगज़ेब थे। औरंगज़ेब थे जो उत्तर मुगल आए थे, और साथ-साथ जो इस्लामिक ईरा था, उसमें बहुत सारे हिंदुओं को क्या बना ज़बरदस्ती क्या बना लिया गया था? मुस्लिम बना दिया गया था। और जो ब्रिटिशर्स आए, उसके बाद उन्हें क्रिश्चियन में बदल दिया गया था, और भी अन्य धर्मांतरण हुआ था। तो उन लोग सभी लोगों को फिर से हिंदू धर्म में लाने के लिए इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था। शुद्धि आंदोलन में बहुत सारे जो कन्वर्ट हो गए थे अन्य धर्मों में, उन लोगों को फिर से हिंदू बनाया गया। ठीक है? कर्मकांडों के द्वारा हिंदू बनाया गया। और आगे चलते हैं, तो फिर यह गौ रक्षा समिति की क्या की स्थापना की, गौ रक्षा समिति। ये याद रखना है। गौ रक्षा समिति। ठीक है? जिसमें बोला गया कि गौ हत्या क्या होगा? बैन किया गया, गोवध बंद कर दिया गया। और गौ करुणा निधि की क्या की गई? प्रकाशित किया। इन्होंने एक पत्रिका प्रकाशित की जिसका नाम क्या था? गौ करुणा निधि। गौ करुणा निधि। ये याद रखना है ना? गौ करुणा निधि। चलिए, गौ करुणा निधि। तो इसने क्या किया? प्रकाशित किया था। देखिए दयानंद सरस्वती थे, इनका जो सोच था बहुत प्रगतिशील था। ठीक है? इन्होंने आगे चल के सत्यार्थ प्रकाश लिखे, 3 पुस्तक लिखे, सत्यार्थ प्रकाश, वेदभाष्य भूमिका और वेदभाष्य। यह 3 बुक लिखे थे। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। सत्यार्थ प्रकाश, वेदभाष्य, वेदभाष्य भूमिका। ये 3 पुस्तक है इनकी, इन्होंने क्या किया था? रचना किए थे। अब देखिए इनके बारे में एक थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग बात ये है, उन्होंने स्वराज्य शब्द का क्या-क्या पहली बार प्रयोग किया, स्वराज्य शब्द। मैं इसको स्क्रॉल करके ऊपर लिख दे रहा हूँ, ऊपर जगह था थोड़ा, ठीक है? इन्होंने क्या किया था? स्वराज्य, स्वराज्य शब्द की धारणा है ना, स्व यानी अपना, अपना शब्द का जो धारणा है ना स्व का, इन्होंने ही सबसे पहले दिया था, ठीक है? तो इन्होंने अजमेर में दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो गई। और उसके बाद क्या हुआ, 30 अक्टूबर 1883 को अजमेर में इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी। मैं उसपे नहीं जाऊँगा, वो देखिए वो थोड़ा अलग टॉपिक हो जा रहा, अलग हो जा रहा है। देखिए जो दयानंद थे, इन्होंने भारतीयों में क्या थे? भारतीयों के लिए का एक क्या किए? भारत भारतीयों के लिए का आह्वान किए, और स्व की भावना से लोगों को प्रेरित किए, कि जैसे स्वराज्य, स्वदेश, स्वभाषा, ठीक है? स्वाध्याय, स्वदेशी, स्वराज्य,
इस तरह के शब्दों से क्या कि अवगत कराएँ और अपनापन का उनमें राष्ट्रीयता जगाएँ, ठीक है? एक प्रकार से राष्ट्रीयता ये हो गया, भाव का जगाएँ। चलिए हम देखते हैं और आगे अ, ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये डिस्कशन समाप्त होता है। हम अपने इस प्रश्न को क्या करते हैं, स्वामी दयानंद जो जो जितना हम लोगों ने डिस्कस किया, वो व्यक्तित्व कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कुछ संस्थान दिए हुए हैं और उस संस्थान से संबंधित व्यक्तित्व दिए हुए हैं, व्यक्ति दिए हुए हैं, संस्थान और व्यक्ति। हमें पहचानना है किसमें से कौन सुमेलित है, कौन सही सुमेलित है। अच्छा ऊपर वाले में कहीं नहीं तो नहीं दिया था ना, पहचान कीजिए, ठीक है, ये सही है। ये देखिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। संस्थान, संस्थापक, सहसंबंध, व्यक्तित्व। संस्थान से और व्यक्ति का हमें क्या करना, पहचान करना है। बंगाल एशियाटिक सोसाइटी, बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? मतलब क्या इसे विलियम जोन्स कैसे जुड़े हुए थे, ये बताना है। बनारस संस्कृत कॉलेज, वारेन हेस्टिंग, और कलकत्ता हिंदू कॉलेज, राजा राम मोहन राय। अच्छा एक चीज बता रहे हैं, कलकत्ता हिंदू कॉलेज का नाम सुनते ही क्या हो गया, राजा राम मोहन राय सही हो जाएगा ना। तो तीसरा क्या है, सही है, तो तीसरा सही है, तो हमारा ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और पहले दूसरे में चेक करना है। देखिए हम सबसे पहले एशियाटिक सोसाइटी के बारे में बात करना चाहेंगे। ये ऊपर वाला ना, कलर चेंज कर ले रहे हैं इसका। देखिए जो पहला है, 1884 में एक ब्रिटिश वकील थे, वो प्राच्यविद भी थे, सर विलियम जोन्स ने प्राच्य अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए प्राच्य यानी पाश्चात्य संस्कृति को, ठीक है, प्राच्य यानी कि जो पश्चिमी कंट्री के जो शिक्षा है उसको वृद्धि करने के लिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक एक विद्वानों में के समाज की स्थापना की, ठीक है। तो सर विलियम जोन्स ने कब, 1784 में, 1784 में इसकी स्थापना किए थे, ठीक है। इसमें क्या था, विद्वानों का यह एक संघ था एक प्रकार से। इसमें जो प्राच्य विद्या थी, प्राच्य शिक्षा थी, उसका यहाँ पे शिक्षण कार्य किया जाता था। तो अब देखिए जो सर विलियम जोन्स थे, इनकी मृत्यु 1794 में हुई थी। आगे चल के इसके 10 साल बाद और मृत्यु मृत्यु हो जाएगी। देखिए यह हिंदू संस्कृति एवं अधिगम के महत्व, आर्य भाषाओं में संस्कृत की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में उनके विचारों का माध्यम था, ठीक है। जो यहाँ की जो आर्य भाषाएं थी, और जो संस्कृत, तो इन लोग इसके माध्यम से भी यह लोग शिक्षण किया करते थे, ठीक है। इसी के माध्यम से जो यहाँ के जो रीजनल लैंग्वेज थे, जो यहाँ की संस्कृति की थी, उसी के माध्यम से पाश्चात्य पाश्चात्य शिक्षा थी उसकी यहाँ पे शिक्षण व्यवस्था में यूज करते थे, ओके। तो भाषा क्या थी, यहाँ की भारतीय थी, परंतु जो सिखाया जाता था वह प्राच्य थी। प्राच्य मतलब पाश्चात्य कंट्री, ठीक है, जो आज के यूरोपियन बोल देंगे, ठीक है, यूरोपियन शिक्षा। अब देखिए, तो इस प्रकार से भारतीयों को सदस्यों के रूप में पहली बार 1829 में इसमें शामिल किया गया। हालांकि इसमें पहले ब्रिटिशर्स ही शामिल हुआ करते थे, ब्रिटिशर्स विद्वान, लेकिन 1829 में इसमें प्रवेश देना शुरू कर दिया गया। उसमें कौन थे, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। तो याद रखना, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक क्या थे, अंतिम गवर्नर जनरल थे ना, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बन गए, कौन, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो तो इस प्रकार से हमने सोसाइटी ऑफ बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के बारे में डिस्कस कर लिया। अब आगे चलते हैं। देखिए जो बनारस संस्कृत कॉलेज है, बनारस संस्कृत कॉलेज, ठीक है, बनारस संस्कृत कॉलेज, देखिए 1781 में वारेन हेस्टिंग ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी ना, कलकत्ता मदरसा। देखिए जो वारेन हेस्टिंग है ना, ये इससे संबंधित नहीं है, इससे संबंधित नहीं, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन बी हो जाएगा ना। हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो वारेन हेस्टिंग है ना, यह कलकत्ता में, यहाँ पे कलकत्ता में, कलकत्ता में संस्कृत क्या है, संस्कृत विद्यालय की क्या कहते हैं, कलकत्ता में मदरसा, सॉरी मदरसा का, मदरसा क्या कहते हैं, स्थापना किए थे।
मुस्लिम कानून की व्याख्या करने के लिए और उनका अन्य विषयों के लिए अन्य विषयों में अध्ययन कराने के लिए, ताकि अन्य विषय भी मुस्लिमों को शिक्षा दिया जा सके, मॉडर्न मतलब आधुनिकीकरण किया जा सके। तो इसी के लिए इन्होंने क्या किया था, वारेन हेस्टिंग ने कलकत्ता में एक मदरसा की स्थापना किए थे, तो ये याद रखना है। आगे चलते हैं 1751 में जो ये बनारस संस्कृत कॉलेज है ना, बनारस संस्कृत कॉलेज, यहाँ पे हम लिख देते हैं। इसकी था स्थापना जोनाथन डक्कन ने किया था ना, कौन किए थे, जोनाथन डक्कन। बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की थी, जोनाथन डक्कन ने किया था। देखिए, तो वो कब किए थे, 1791 में, 1791 में। तो यह जो क्या थे जोनाथन डक्कन, वो ब्रिटिश रेजिमेंट के थे ना, तो इन्होंने क्या किया, हिंदू विधि और दर्शन के अध्ययन के लिए इसका स्थापना किए थे, ताकि हिंदूवादी जो साहित्य है उसकी अध्ययन किया जा सके, जो संस्कृत में हुआ करते थे ना, संस्कृत में, ब्राह्मी लिपि में, उन सब के अध्ययन करने के लिए ही यह स्थापित किया गया था। कौन, बनारस संस्कृत कॉलेज। ओके, आगे चलते हैं। 1817 में कलकत्ता, सॉरी, हाँ, अब क्या चीज़ है, कलकत्ता हिंदू कॉलेज ना, कलकत्ता हिंदू कॉलेज। देखिए, यह 1800 में, सन 1800 में, उसमें कौन थे, लॉर्ड वेलेजली ना, गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड वेलेजली। तो कहाँ के गवर्नर जनरल थे, बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड वेलेजली। तो ये याद रखना, तीसरा पॉइंट। इस समय लॉर्ड वेलेजली का समय था, और इस समय राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में जो समिति बनाई गई कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना करने के लिए, वो समिति क्या थे, राजा राम मोहन राय अध्यक्ष थे, उन्हीं की अध्यक्षता में यह स्कूल कॉलेज की क्या हुई, स्थापना की गई। हालांकि इस कॉलेज में जो थे, उसमें जो सिविल सर्वेंट थे, उन लोगों की प्रशिक्षण करने के लिए इस कॉलेज की स्थापना की गई थी, जो आगे चल के फिर क्या हो गई, बंद भी हो गई। आगे चल के 1802 में, 2 साल बाद ही क्या कर दी गई, बंद कर दी गई यह। परंतु उसमें फोर्ट विलियम कॉलेज था यह। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस समय की गई थी, लॉर्ड वेलेजली के द्वारा की गई थी। देखिए, जो मैंने गलत बोल दिया कुछ, ठीक है, तो लॉर्ड वेलेजली के द्वारा की गई, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। परंतु आगे चल करके 1817 में ना, 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई, हिंदू कॉलेज। हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई, और इसकी जो नेतृत्व, जो इसके अध्यक्ष बनाए गए, जो इस समिति के अध्यक्ष बनाए गए ताकि हिंदू कॉलेज की स्थापना की जा सके, तो इस उसके समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। ठीक है, तो इस तरह से हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में की गई, और वह सम्मानित हिंदुओं के पुत्रों को अंग्रेजी एवं भारतीय भाषाओं में तथा यूरोप एवं एशिया के साहित्य एवं विज्ञान में शिक्षा प्रदान करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ स्थापित की गई। तो मतलब जो जहाँ हिंदू के बेटे हैं, हिंदू की बेटियां हैं, उन लोगों को यहाँ की संस्कृति की सब शिक्षा दी ही जाएगी, साथ ही साथ जो पाश्चात्य कंट्री के साहित्य थे, उनका भी अध्ययन यहाँ पे कराया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इंग्लिश को भी बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, तो इसी के उद्देश्य से यह स्थापित किया गया था, हिंदू कॉलेज स्थापित किया गया था। तो ये देखिएगा, हिंदू कॉलेज, तो ये सही हो गया, बनारस ये वाला गलत हो गया, हमारा ये सही हो जाएगा ना। सर विलियम जोन्स ने बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किए थे, कब, 1784 में। चलिए आगे चलते हैं। और भी कुछ विद्वान हैं, जैसे डेविड हेयर ने यहाँ के मूल निवासियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए एक स्कूल स्थापित करने का विचार विकसित किया था, और समिति द्वारा धन उन्होंने प्राप्त किया था। ठीक, कौन, डेविड हेयर भी जुड़े हुए हैं। डेविड हेयर वही डेविड हेयर हैं जो डेरोजियो के समय थे। ठीक है, तो डेविड हेयर भी इससे क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं, याद रखना इसे, डेविड हेयर, डेविड हेयर भी इससे जुड़े हुए हैं। अब चलिए आगे चलते हैं। तो इस तरह से हमारा ये डिस्कशन समाप्त हुआ, और इसमें जो हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हम चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न पे। देखिए, जो अगला प्रश्न हमारा जो है, यह 1859-60 के नील विद्रोह, कौन से विद्रोह, नील विद्रोह से जुड़ा हुआ है। यह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यानी वर्ष 1859-60 के नील विद्रोह की एक महत्वपूर्ण निभाई गई भूमिका थी किसके, हमें उस व्यक्तित्व की पहचान करना है, कौन थे।
इस संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने हिंदू पैट्रियट अखबार के माध्यम से बागान मालिकों के शोषण और किसानों के प्रतिरोध पर ग्रामीण क्षेत्रों में अपने संवाददाताओं से, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में अपने संवाददाता भेज करके इस कौन से अखबार के माध्यम से रिपोर्ट प्रकाशित करके महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, नील विद्रोह को मतलब एक दिशा दी। वह व्यक्तित्व कौन है, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। चलिए हम इसके तथ्यों को जान लेते हैं, फिर तथ्यों के बार हम इसमें व्यक्तित्व की पहचान करेंगे। देखिए 1859-60 जो ये समय चल रहा है ना 19वीं शताब्दी का, अब लगभग आधा हो गया है, आधा से अधिक। 1859 और 60 ये जो शताब्दी चल रहा है, इस शताब्दी के मतलब इसी समय नील विद्रोह ब्रिटिश शासन के दौरान सबसे उग्र और व्यापक किसान आंदोलनों में से एक था। जो ये नील विद्रोह हुआ था उस समय के जब जितने भी आंदोलन हुए थे उसमें से यह एक था। तो यह नील विद्रोह को हमें याद रखना है। देखिए इस जो ये विद्रोह हुआ था उसमें कृषक वर्ग ने किया था, जैसे नील की खेती करने के लिए उन्हें क्या किया जाता था, बाध्य किया जाता था, जो उनके साथ उत्पीड़न किया जाता था, कर्ज देके फंसाया जाता था। तो उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए जो नील के बागान मालिकों ने, लगभग सभी यूरोपियों ने काश्तकारों को नील की खेती करने के लिए क्या किया, विवश किया। इस नील को संसाधित करने के लिए उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में कारखाने स्थापित किए। जो ग्रामीण क्षेत्र होते थे जहाँ पे नील की खेती होती थी वहाँ पे कारखाने स्थापित कर जाते थे और उनसे जबरन नील की खेती करवाई जाती थी। ठीक है। और देखिए बागान मालिकों ने किसानों को अग्रिम रूप में एक छोटी राशि लेने से धोखाधड़ी के अनुबंधों में प्रवेश करने के लिए मजबूर किया। जो बागान मालिक होते थे, जो बागान खेती करवाते थे किसानों से, उन लोगों ने धोखाधड़ी से उन लोगों को खेती करने के लिए क्या किया, मजबूर किया। जैसे जबरन और कपटपूर्ण अनुबंधों को लागू करने के लिए उनसे सिग्नेचर करवा लिया जाता था। ठीक है। और ये हालांकि अब यह जो जो लोग जो बागान मालिक इनके साथ करते थे उसके विरुद्ध यह लोग न्यायालय से या कोर्ट कचहरी से, जो बागान मालिक थे उससे समर्थित यह लोग नहीं कर सकते थे। तो इसलिए यह अपने लठायत रखे हुए थे और इनके जो कुछ नहीं गुप्तचर होते थे उन लोगों के माध्यम से यह जबरन उनसे नील की खेती करवाते थे। ताकि न्याय व्यवस्था के माध्यम से यह ऐसा नहीं करवा पाते थे, पुलिस प्रशासन के माध्यम से नहीं करवा पाते हैं, तो जबरन लठायत रखे हुए रहते थे। उनके माध्यम से यह धोखाधड़ी के माध्यम से ये नील की खेती करवाते थे। देखिए जो यहाँ पे जो मालिक थे वो किसानों को विवश करते थे, आतंक का सहारा लेते थे, अपहरण करते थे, कारखाना गोदामों में अवैध रूप से उन्हें बंदी बना लेते थे, वहाँ पे कोड़े मारे जाते थे, पिटाई होती थी उनको, महिलाओं बच्चों से गलत बिहेव किया जाता था। तो इस तरह से उन्हें मजबूर किया जाता था, किसानों को मजबूर किया जाता था। और फिर हालांकि जब किसान जो थे उन लोगों ने शुरू में शांतिपूर्वक तरीके से ही इसके विरुद्ध आवाज उठाएं, इसके विरुद्ध आवाज उठाएं, इसका निवारण पाने का प्रयास किया शांतिपूर्वक। उन्होंने अधिकारियों को कई याचनाएं भी भेजी ताकि उनका जो मजबूरी है उसे देखा जाए। परंतु और कुछ शांतिपूर्वक प्रदर्शन भी किए, परंतु उसमें क्या हुआ, जो उन लोगों का कोई नज़र नहीं जाता था। तो इन लोगों ने क्या किया, अब गुस्सा फूट गया। 1859 का समय आते थे इन लोगों का क्या हुआ, गुस्सा फूट गया और नील की खेती न करने के लिए इन्होंने विद्रोह कर दिया। क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया एक प्रकार से। और देखिए और इन्होंने क्या किया, अब जो थी यह खेती न करने का क्या किया, इन्होंने अपने जो अधिकार का दावा किया और पुलिस अदालतों द्वारा समर्थित बागान मालिकों को और लठैतों के शारीरिक जबरदस्त का विरोध किया। जो उसमें के पुलिस प्रशासन होते थे वो बागान मालिकों के समर्थित थे, तो बागान मालिक को क्या करते थे, इनसे पुलिस प्रशासन के माध्यम से इन पे दमन करवा देते हैं, किसके, जो आंदोलनकारी थे। और साथ ही साथ अपने लठैत रखते थे जो उनके शारीरिक रूप से उन्हें यातना देते थे, जो आंदोलन करते थे। तो इन लोगों का क्या किया, इन लोगों ने बहिष्कार किया उसके खिलाफ। अब आगे बढ़ चढ़ के एक प्रकार से उग्र हो गए ये लोग। आगे चल के जो ये जमींदार थे ना, जमींदारी जो रैयतवाड़ी होता था, तो उसमें जो रैयत से जुड़े संबंधित किसान थे उन लोग क्या कर दिया, उन लोगों पे अलग और कर बढ़ा देकर बेदखली कर दिया गया। तो उन लोगों ने क्या किया, इसके साथ मिल करके जो कर बढ़े हुए थे उनको ना देने से इनकार भी कर दिया। जो रैयतें होती थी, रैयत मतलब जिस क्षेत्र में फसलें उगाई जाती थी और एक एक रैयत होता था अलग अलग, तो उन रैयतों में ने क्या कहते हैं इसका बहिष्कार किया। ठीक है। अब इस तरह से धीरे-धीरे इनकी माँगें थी, वो उन माँगों को सुना नहीं गया। अब इन माँगों को सुना नहीं जाता था, जिससे क्या हुए, अब यह एकजुट हो गए और अपने विरुद्ध, हालाँकि जो बागान मालिक थे, उन लोगों ने इनके विरुद्ध, जो कृषक वर्ग थे, इनके विरुद्ध भी याचिकाएँ दायर कर दी थी। कहाँ पे? न्यायालयों में याचिकाएँ दायर कर दी थी। तो यह अब इसके विरुद्ध भी ये लोगों ने क्या किया, न्यायालयों में भी जाना शुरू किए और यह एकजुट हो गए। सब लोग क्या हो गए, एकजुट हो गए। जितने भी किसान थे, इससे पीड़ित थे, उन लोगों ने एकजुट होकर के
न्यायालय में भी गए और कानूनी कार्रवाई शुरू की। अब देखिए जो बागान मालिक होते थे, अब वह लोग भारत से ही क्या होते थे, कुछ लोग नौकरों को रखे देते थे। ये नौकर जो क्या करते थे, अ अ, ब्रिटिशर्स के समर्थक थे। तो इन ब्रिटिशर्स को सामाजिक रूप से बहिष्कार करने के लिए जो नौकर हुआ करते थे, उनको सामाजिक रूप से बहिष्कार करने के लिए जो आंदोलनकारी थे दबाव बनाए, सामाजिक बहिष्कार का दबाव बनाए, तो इन नौकरों को भी विवश किया नौकरी छोड़ने के लिए। तो एक प्रकार से जो बागान मालिक थे वो आंदोलनकारियों के सामने टिक नहीं पाए, और टिक नहीं पाए, धीरे-धीरे उनकी क्या हुई, जो फैक्ट्रियाँ थी वो धीरे-धीरे बंद होने लगी, धीरे-धीरे बंद होने लगी। अब देखिए जो ये आंदोलन था, उग्र हुआ था, इसमें जो उसमें बंगाल था, उसमें बुद्धिजीवी वर्ग बहुत ज़्यादा थे, जो बाहर से पढ़-पढ़ के आए थे और पढ़ कर के यहाँ पे शिक्षा का और भी अन्य कार्य कर रहे थे। यहाँ के बुद्धिजीवी वर्ग क्या यहाँ की जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, तो उन लोगों में कुछ ऐसे भी थे, जैसे हिंदू पैट्रियट, हिंदू पैट्रियट। एक पत्रिका है, इसके संपादक कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी, हरिश्चंद्र मुखर्जी, हरिश्चंद्र मुखर्जी बाई हरिश्चंद्र मुखर्जी। इन्होंने इस पत्रिका के माध्यम से जो बागान मालिकों के शोषण हुआ करते थे, अधिकारियों द्वारा जो शोषण किया जाता था, पक्षपात किया जाता था, किसान प्रतिरोध पर ग्रामीण क्षेत्रों में अपने संवाददाताओं को ग्रामीण क्षेत्रों में भेज करके वहाँ से वो रिपोर्ट ला करके अपनी इस हिंदू पैट्रियट में छापते थे, और इस मुद्दे को नेशनल लेवल पे उठाया, राजनीतिक रूप से मुद्दा उठाया। ठीक है? तो इस तरह से और भी कुछ कुछ पत्रिकाएँ थी, जैसे नील दर्पण, इसी पे लिखा गया ना, नील दर्पण। इसके जो लेखक है ना भाई, दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र, इन्होंने ही इसे लिखा है, नील दर्पण एक बुक है। ठीक है? इसमें यह इसी पे इस जो नाटक है, जो इसी से जुड़ा हुआ है। तो इसमें कौन हो गए? तो हमारे सही इसमें व्यक्तित्व कौन हो गए? हरिश्चंद्र मुखर्जी। इससे जुड़े हुए हैं, हिंदू पैट्रियट, इस अखबार से जुड़े हुए हैं ना? जो इसी से जुड़े हुए हैं, हरिश्चंद्र मुखर्जी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हरिश्चंद्र मुखर्जी। ओके, चलिए हम अपने अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है, यह देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न जो है, फर्रुख सियर द्वारा, फर्रुख सियर, ठीक है ना? ये फर्रुख सियर वो मुगल शासक है, उत्तर मुगल शासक। देखिए, द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए फरमान जारी करने के लिए, मैग्ना कार्टा भी इसी के फरमान को किया, ठीक है? फरमान जारी करने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को माल के परिवहन के लिए दस्तक जारी करने की अनुमति प्रदान की गई। ठीक है? बंबई में ढाले गए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सिक्कों को पूरे मुगल साम्राज्य में मुद्रा के रूप में स्वीकार किया जाना था। ठीक है? तो ये रहा, यहाँ पे बंबई के ईस्ट इंडिया कंपनी के सिक्कों को पूरे मुगल साम्राज्य में मुद्रा के रूप में स्वीकार किया जाना था। तो इस दो कथन दिए हुए हैं, दोनों कथन के आधार पर हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से सही ऑप्शन हमें चुनना है। चलिए हम इसमें जो ये प्रश्न है, इसकी तथ्यों को जान लेते हैं, फिर उस तथ्यों के आधार पर इस प्रश्न को चालू करेंगे। चलिए, देखिए वर्ष 1715 में ना, वर्ष 1715 में जो उस समय के मुगल सम्राट थे फर्रुखसियर, मुगल सम्राट फर्रुखसियर के दरबार में जान सुरमन के नेतृत्व में, किसमें? जान सुरमन, शरमन बोले या सुरमन, ठीक है, सुरमन के नेतृत्व में इसके साथ कुछ और भी आए थे ना, मैं उनका नाम लिख दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा प्रश्न पूछा भी जा चुका है, ऐसा प्रश्न पूछा भी जा चुका है, जिसमें कौन थे? विलियम हैमिल्टन, विलियम हैमिल्टन, विलियम हैमिल्टन और ख्वाजा सेंटुअर्ज।
ख्वाजा सेंटूवर्स और एक बस ये 3 लोग थे, ठीक है? तो जॉन सुरमन हो गए। हाँ, एक और थे एडवर्ड स्टीफेंस। एडवर्ड स्टीफेंस। देखिए जो यह थे, इनमें जो ख्वाजा सेंटूवर्स थे, यह टर्किश थे। कहाँ से थे? आर्मेनियन थे। आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच युद्ध चल रहा था ना, उसी में आर्मेनिया के क्या थे यह? सेंटूवर्स थे। ये क्या थे? द्विभाषिया थे। एक पास ये क्या थे? द्विभाषिया के रूप में कार्य किए, जो वो जो मुगल सम्राट में जो फारसी बोला जाता था, फारसी और इंग्लिश के बीच में इन्होंने क्या किया? द्विभाषीय का रोल निभाया। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, द्विभाषिया। ठीक है? यानी कि यह एक प्रकार से अनुवादक के रूप में यह अपना अपना फर्ज निभाया था। और देखिए जो इसमें विलियम हैमिल्टन थे ना, यह सर्जन थे। विलियम हैमिल्टन क्या थे? सर्जन डॉक्टर थे। ठीक है? तो इस इन्होंने क्या किया था उसमें कि जो मुगल सम्राट था फर्रुखसियर, उसके पैर में कुछ कुछ मतलब रोग हो गया था। उस रोग को इन्होंने विलियम हैमिल्टन ने उपचार करके ठीक कर दिया, जिससे फर्रुखसियर ने बहुत खुश हो गया और खुश होकर के अंग्रेजों को के पक्ष में एक फरमान सुनाया था। ठीक है? जिसे केस किया, मैग्ना कार्टा कहा गया। अंग्रेजों का क्या-क्या बोला? मैग्ना कार्टा के रूप में जाना गया। मैग्ना कार्टा के रूप में जाना गया। ठीक है? यह फरमान, कौन-सा फरमान? जो फरमान इसने दिया। देखिए, तो ये याद रखना है, विलियम हैमिल्टन कैसा सर्जन था, ख्वाजा सेंटूवर द्विभाषी था, एडवर्ड स्टीफेंस जैसे क्या थे? एक प्रतिनिधि थे। अब देखिए, अब हम चलते हैं इस मैग्ना कार्टा में क्या-क्या इसमें दिया गया था। देखिए जो मैग्ना कार्टा ये बहुत प्रसिद्ध था, ठीक है? बहुत बहुत प्रसिद्ध फरमान था। अंग्रेज़ों को जो भारत में अपना पैर पसारने के लिए एक बहुत ही बड़ा मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है। तो देखिए इसमें था कि कंपनी के आयात और निर्यात के लिए जो पहले से ₹3000 क्या था? वार्षिक भुगतान को छोड़ करके जो अतिरिक्त सीमा शुल्क था उसे समाप्त कर दिया जाए। यानी कि ₹3000 के बदले जो और अन्य सीमा शुल्क था उसे समाप्त कर दिया। वो मुगल क्षेत्र में कहीं भी वो खुल करके व्यापार कर सकते थे। यानी कि इन्हें टैक्स फ्री व्यापार करने की अनुमति दे दी गई। टैक्स फ्री व्यापार करने की अनुमति दे दी गई। आयात-निर्यात बस उसमें ₹3000 बस लगता था। आयात-निर्यात शुल्क बस ₹3000 देना पड़ता था वार्षिक। और देखिए, कंपनी को ऐसे माल के परिवहन के लिए दस्तक जारी करने की अनुमति दे दी गई। क्या? दस्तक जारी करने की। दस्तक जारी करने की अनुमति दे दी गई। दस्तक जारी करने की क्या दे दी गई? अनुमति दे दी गई। और कंपनी को कलकत्ता के आस-पास की भूमि के किराए पर लेने की अनुमति प्रदान की गई। जो कलकत्ता के आस-पास का क्षेत्र था, उसमें वो क्या कर दिया? भूमि को लेने की अनुमति दे दी गई। मतलब जो कलकत्ता के आस-पास की जो भूमि था, अब वह अंग्रेज क्या करते थे? किराए पर ले सकते थे। किराए पर ले सकते थे। तो इसी को लेकर के सुल्तानाती, कालीकता और गोविंदपुरी को मिला करके शाह हालाँकि इससे पहले शाह अज़ीमुस्सान था, ठीक है? जो वहाँ के जो बंगाल के उस समय था शासक, ठीक है? तो उसी समय कलकत्ता की स्थापना भी की गई थी। जब चारनाक के नेतृत्व में जो फोर्ट विलियम था ना, उसकी किलेबंदी की गई थी। तो कुछ इसी के साथ जुड़ा हुआ है। अब चलिए हम आगे चलते हैं। जो हैदराबाद में कंपनी के व्यापार से कर से क्या हुई? छूट मिल गई। विशेषाधिकार का क्या मिला था? छूट मिला था। हैदराबाद में वो क्या करते थे? व्यापार कर सकते थे। उसका उन्हें विशेषाधिकार बरकरार था। उसे बरकरार रखा गया। मतलब उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया और वह अपना टैक्स फ्री रूप से व्यापार कर सकते थे। लेकिन मद्रास में उन्हें जो प्रचलित कर व्यवस्था था, उसका भुगतान उन्हें करना पड़ता था। यानी कि जो हैदराबाद में जो बड़ा निज़ाम था, बड़ा बड़ा क्षेत्र था ना, वहाँ पे इन्हें टैक्स फ्री व्यापार करने की अनुमति मिल गई। और देखिए, सूरत में ₹10,000 वार्षिक भुगतान के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को सभी प्रकार के करों से छूट मिल गई। कहाँ पे? सूरत में। सूरत में केवल 10,000, याद रखना ना, सभी प्रकार के करों से छूट मिल गई। छूट मिल गई। ठीक है? तो यह कहाँ पे? सूरत में। ₹10,000 के बदले सभी प्रकार के करों से छूट मिल गई। एक साथ ही साथ एक और हुक्मनामा आया, जिसमें बम्बई में ढाले गए जो कंपनी के सिक्के थे, बम्बई में जो कंपनी सिक्के ढालती थी, बस उसी कंपनी के सिक्के को मुगल साम्राज्य में कहीं भी अपनाने का अधिकार मिल गया। नहीं कि
मुद्रा के रूप में स्वीकार किया जाएगा। कंपनी की जो सिक्का होगा उसे मुद्रा के रूप में स्वीकार किया जाएगा और कहाँ के टकसाल में? बम्बई के टकसाल में जो मुद्रा ढाला गया होगा। तो इसे याद रखना है। एक बात और याद रखना है कि जो कंपनी थी ना, कंपनी के नौकरों ने इस विशेषाधिकार जो फरमान आया, इसका कंपनी के नौकरों ने इसका खूब फ़ायदा उठाया और अपने निजी व्यापार में खूब प्रयोग किया। जो ये दस्तक जारी करने का था ना दस्तक, तो वह दस्तक जारी करके अपने खुद खुद उस व्यापार में खूब लिप्त हो जाते थे और उससे खुद फ़ायदे कमाते थे। चलिए, तो इस प्रकार हम जो डिस्कस किए हैं, इस डिस्कशन के आधार पे अपने इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए, जो पहला कथन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को माल के परिवहन के लिए दस्तक जारी करने की अनुमति प्रदान की गई। यस, प्रदान की गई। हमसे क्या पूछा गया है? कौन सही है? कथनों पर विचार कीजिए। बम्बई में ढाले गए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सिक्कों को पूरे मुगल साम्राज्य में मुद्रा के रूप में स्वीकार करने की अनुमति थी। यस, दे दी गई। ओके, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन बी और ऑप्शन वन सी, वन एंड दोनों क्या है? सही है। सी क्या है? सही है। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। अब तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन राज्यों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायक संधि को स्वीकार किया? इस 1 मिनट। निम्नलिखित में से किन राज्यों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायक संधि को स्वीकार किया? सहायक संधि कौन लाया था? अभी इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सहायक संधि को स्वीकार किया था हैदराबाद के निजाम, अवध के नवाब, मराठा परिसंघ के होलकर ने। तो इन तीन बिंदु दिए हुए हैं। 3 बिंदु के आधार पर हमें सही ऑप्शन चुनना है। ये हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं और कथन को पहले जानते हैं, फिर कथन के आधार पे हम अपने सही ऑप्शन को चुनेंगे। देखिए, जो हैदराबाद के निजाम थे, मैं बता दूं, जो पुर्तगाली थे ना, फ्रांसीसी 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 और फ्रांस और ब्रिटेन, ठीक है? तो फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में एक टसल चल रहा था, तो उसमें जो कर्नाटक युद्ध के रूप में जाना जाता है, कर्नाटक युद्ध। देखिए, जो ये कर्नाटक युद्ध था, इसमें जो भारत में जो शासक थे, जैसे कर्नाटक हो गया और हैदराबाद, उसके बीच में उसको वहाँ पे अपने जो फ्रांस चाहता था कि हम अपने अपने प्रभुत्व में वहाँ पे शासक नियुक्त करें ताकि वो फ्रांस में के व्यापार में साथ दे, और ब्रिटिशर्स चाहते थे कि वो नियुक्त करें। तो इसी बीच में फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में टसल चल रहा था। तो इसमें फ्रांसीसी गवर्नर था एक डुप्ले, लॉर्ड डुप्ले। कौन था? डुप्ले। डुप्ले ने एक सेनापति कौन था? सेना नायक बोले तो कौन था? बुस्सी बुस्सी था ना? बुस्सी के नेतृत्व में एक सेना कहाँ पे रखा? हैदराबाद। कहाँ रखा? हैदराबाद में। हैदराबाद में, ठीक है। हैदराबाद में जो वहाँ के शासक थे, उनके शासक के एक प्रकार से जो सहायक संधि प्रणाली है, एक प्रकार सहायक संधि प्रणाली के जैसा ही उसने हैदराबाद के जो शासक थे उसके नेतृत्व में वहाँ पे उसके विभाग में रखा, वहाँ पे रखा, और उससे जो उसका पूरा खर्च था, वो जो हैदराबाद के शासक थे उनको वहन करना था, उनका पूरा देख-रेख उनको वहन करना था। एक प्रकार से यह सहायक संधि प्रणाली जैसी ही है। तो यह याद रखना है कि जो सहायक संधि प्रणाली जो कौन लेके आया था? लॉर्ड वेलेज़ली लेके आया था, ठीक है? लॉर्ड वेलेज़ली, ये याद रखना है। किसने? लॉर्ड वेलेज़ली। ठीक है, सहायक संधि जो ये प्रणाली लेके आया था, तो वो लॉर्ड वेलेज़ली ही लेके आया था। उसमें क्या था? गवर्नर जनरल था। कहाँ का? बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेज़ली था। ठीक है? जो उसमें गवर्नर जनरल हुआ करते थे, जो अन्य प्रांत के गवर्नर हुआ करते थे, वो इसी के अधीन हुआ करते थे, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन। तो लॉर्ड वेलेज़ली ने सहायक संधि प्रणाली को लेकर आया था, और इस प्रणाली की जैसा ही प्रणाली फ्रांस के डुप्ले ने भी बुस्सी के नेतृत्व में हैदराबाद में वहाँ पे एक रखा था। तो हम चलिए, तो हम कहने का मतलब ये, तो जो फैक्ट है, वो लॉर्ड वेलेज़ली ने ही सहायक संधि प्रणाली को लाया था, परंतु इससे पहले भी एक बार देखा जा चुका था। जो फ्रांस के गवर्नर थे डुप्ले, उसने हैदराबाद में ऐसा ही कुछ किया था। तो ये याद रखना है, मतलब ऐसा प्रश्न आ जाता है कभी-कभी, लॉर्ड वेलेज़ली से पहले सहायक संधि जैसी प्रणाली किसने मतलब अपनाया था, तो वह डुप्ले था, ठीक है? फ्रांसीसी थे डुप्ले। चलिए, हम अपने इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं।
सॉल्व सॉल्व नहीं, हम इस प्रश्न के जो कथन डिस्कशन है उस पे चर्चा करते हैं। देखिए भारत में साम्राज्य विस्तार हेतु ना वर्ष 1798 से 1805 तक के जो गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली थे, वो जो साम्राज्य के विस्तार के लिए लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि प्रणाली अपनाया। कौन सा? सहायक संधि प्रणाली। ये कुछ ऐसा ही जैसे सांप को मारे सांप मर जाए लाठी भी ना टूटे, कुछ उसी तरीके से जैसा है। तो सहायक संधि प्रणाली का उपयोग किया। देखिए इस प्रणाली के अंतर्गत उसमें एक सहयोगी भारतीय शासक हुआ करते थे। उन शासकों को उनके क्षेत्र में एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखा था। इस रेजिमेंट के तहत कुछ सैनिक टुकड़ी थे, उन सैनिक टुकड़ी को उनके वहाँ पे रखा जाता था, राजधानी में रखा जाता था, जिसका पूरा का खर्च, उसे रहन-सहन, खान-पान सबका खर्च वह शासक वहन करते थे और उसके बदले में जो सैनिक थे उनके के लिए लड़ते थे। हालाँकि वो लड़ते क्या थे, बस वहाँ पे रह के ऐश-आराम करते थे और देखिए जो वो रहते थे वहाँ पे, तो जो उन सैनिक के बदले जो रखते थे वहाँ पे, उसके बदले वह ब्रिटिशर्स को धन देते थे। ब्रिटिशर्स को धन देते थे और साथ ही एक पत्र पे हस्ताक्षर करते थे। वह जो पत्र था, उस पत्र में यह ऐसा प्रावधान होता था कि जो अनुदान भुगतान करने के लिए ना विवश किया जाता था। शासक को, जो भारतीय शासक हुआ करते थे, उनको अनुदान देने के लिए विवश किया जाता था, ताकि वह उस सैनिक टुकड़े के बदले कुछ धन किसको? ब्रिटिशर्स को दें। देखिए जो जो भारतीय शासक को अपने दरबार में ब्रिटिश रेजिमेंट नियुक्ति के लिए सहमत होना पड़ता था, वह मजबूर हो जाते थे, ठीक है? ब्रिटिश रेजिमेंट रखने के लिए सहमत हो जाते थे। ब्रिटिश रेजिमेंट रखने के लिए क्या होते थे? सहमति भरनी पड़ती थी उन्हें ज़बरदस्ती। तो और देखिए, जो इसका यह प्रावधान था, जो सहायक संधि प्रणाली में जो हस्ताक्षर कर देता था, उसके जो विदेश विभाग थे ना, विदेशों से संपर्क था, विदेश संपर्क, वह विदेश संपर्क यानी ब्रिटिशर्स को, यानी किसी भी विदेशी को अपने शासन में नौकरी नहीं दे सकते थे। विदेशी, ठीक है, मनाही हो गया। विदेशी कर्मचारी को नौकरी देने क्या हो गया, इन्हें मनाही हो गया। यानी कि वह नहीं कर सकते और उनसे संबंध भी नहीं रख सकते थे बिना किसके परामर्श पे। जो ब्रिटिशर्स थे उनके परामर्श के पर ही वह ऐसा कर सकते थे और अदरवाइज़ नहीं कर सकते थे। और साथ ही साथ जो अन्य अगल-बगल के शासक थे, उनसे युद्ध भी नहीं कर सकते थे। युद्ध भी नहीं कर सकते थे और उनसे संधि भी नहीं कर सकते थे। संधि, संधि के साथ-साथ युद्ध भी। ठीक है? बिना किसके परामर्श पे, या परामर्श पे, किससे? ब्रिटिशर्स के। ब्रिटिशर्स के परामर्श पर ही विदेशी कर्मचारी को रख सकते थे, संधि कर सकते थे, युद्ध कर सकते थे। इन सभी का उन्हें मनाही था, बिना उनके अनुमति पे नहीं कर सकते थे, सहमति पे नहीं कर सकते थे। ठीक है? और देखिए जो गवर्नर जनरल से परामर्श किए बिना ना ही युद्ध में जा सकते थे, ना ही किसी भारतीय शासक से समझौता कर सकते थे। देखिए इन सब के एवज़ में जो ब्रिटिश शासक के शत्रुओं से क्या करेंगे? हालाँकि जब ब्रिटिशर्स ने उनसे ऐसा किया, तो इसके एवज़ में जो ब्रिटिशर्स थे, वो उनकी शत्रुओं से क्या करेंगे? रक्षा करेंगे। शत्रुओं से क्या करेंगे? रक्षा करेंगे और उनके आंतरिक मामले, जो मान लो घरेलू मामले होते थे, पारिवारिक मामले या फिर और कोई मामले होते थे, तो उस मामले में अहस्तक्षेप की नीति अपनाएँगे। क्या अपनाएँगे? अहस्तक्षेप क्षेप की नीति। हस्तक्षेप की नीति अपनाएँगे, यह कौन? ब्रिटिशर्स। किनके? जो वहाँ के जो शासक, जो इसी सहायक संधि प्रणाली पर हस्ताक्षर करते थे, उनके साथ। देखिए जो सहायक संधि प्रणाली पे जो हुआ था, इसमें कौन-कौन से शासक इसको अपनाए थे, ठीक है? तो चलिए हम इसमें देख लेते हैं। जो सहायक संधि प्रणाली को स्वीकार करने वाले सबसे पहले शासक कौन थे? हैदराबाद। हैदराबाद के निज़ाम। हैदराबाद फ्रांसीसियों से भी अपना लिया था ना? 1798 से लेके, क्रम याद रखने का कौन-कौन पहले अपनाता है, 1798 से लेके 1900 ना? इसके बीच में इन्होंने अपना लिया था। हैदराबाद हो गया, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, मैसूर, तंजौर, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, भोंसले, सिंधिया, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, ये क्रम याद रखना, भोंसले, सिंधिया, भरतपुर, बूंदी, सिंधिया,
देखिए, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, भोंसले, सिंधिया, बरार, ठीक है ना? बरार में कौन थे? भोंसले थे ना, यहाँ पे बरार राज्य था और सिंधिया। साथ-साथ कुछ और भी जो राजवाड़े थे, जो उस समय के इधर जैसे राजस्थान और जो राजवाड़े थे, उनमें से कुछ जोधपुर, जयपुर, ठीक है? मंचेरी, बूंदी, ठीक है? भरतपुर, इन लोगों ने भी बाद में सहायक संधि प्रणाली पे अपनाया था, परंतु ये जो हमारे इम्पोर्टेंट है, यही है। इनमें से कोई भी क्रम पूछ लेगा कि इसमें जो सहायक संधि प्रणाली का अपनाने का एक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऐसे भी प्रश्न आ सकता है, 4-5 दिया रहेगा और उनमें से हमें व्यवस्थित करना रहेगा। तो इसे क्या करना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखना है। ओके, चलिए हमारा जो डिस्कशन था, ये डिस्कशन के आधार पर अपने प्रश्न को सॉल्व करते हैं। बोल रहा है कि श्रीलंका में सहायक संधि प्रणाली को स्वीकार किया था। इसमें से कौन-कौन ने स्वीकार किया था? हैदराबाद के निजाम ने किया था, यस, सबसे पहले इन्होंने किया था। अवध के नवाब ने किया था, यस, किया था। और मराठा परिसंघ के होलकर, क्या इन्होंने अपनाया था? बताइए। तो यस, मराठा संघ के होलकर ने भी अपनाया था। ओके, ये भी सही है। उसमें जो मराठा थे, उसी उन्हीं परिसंघ में से एक होलकर भी थे, उन लोगों ने भी इस परिसंघ को अपना लिया था। ओके, चलिए, तो इस तरह से हमारा ये डिस्कशन क्या हुआ, समाप्त हुआ। ये आज हम केवल 6 प्रश्न ही करा रहे हैं इस वीडियो में। ओके, अब फिर जो अगला जो प्रश्न बचे हुए हैं, उन प्रश्नों को मैं अब नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। देखिए, इन प्रश्नों के माध्यम से आप कॉन्सेप्ट तो सीख रहे हैं, साथ ही साथ अपना जो पढ़ा हुआ है, हमने जो पहले पढ़ा हुआ है, उसको रिवाइज़ भी कर रहे हैं। तो आशा करता हूँ इससे लाभान्वित हो रहे होंगे। अगर लाभान्वित हो रहे हैं, तो फिर हमें भी इसका रिज़ल्ट मिलना चाहिए, लाइक और सब्सक्राइब के माध्यम से। और अगर आपका उपनयन संस्कार नहीं हुआ है, मतलब कहने का मतलब उपनयन संस्कार अगर नहीं हुआ है, तो फिर करा लीजिए जल्दी-जल्दी। उससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और मैं इस तरह के और भी बड़े-बड़े लेक्चर लेकर आऊँगा। मैं देखिए, जो ये अपना हिस्ट्री का सीरीज़ है, जो मेरा ये सीरीज़ खत्म हो जाएगा, जिसमें मैं 1-1 घंटे, 2-2 घंटे का लेक्चर लेके आता रहूँगा। तो ये जो एक एक प्रश्नों का लगभग 5 घंटे का एक वीडियो लेकर आऊँगा, 4 से 5 घंटे का एक वीडियो लेकर आऊँगा, जो आप कहीं भी चलते हुए, रास्ते में चलते हुए या फिर कहीं भी ईयरफ़ोन लगा के सुन सकते हैं, आसानी से रिवीज़न कर सकते हैं ना, जो टाइम इधर-उधर वेस्ट होता है, उसको यूज़ कर सकते हैं। सुनने के पर्सपेक्टिव से मैं एक 5 घंटे का मैराथन वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें ये जो सारे प्रश्न हैं सॉल्व करा चुका हूँ, कुछ आए और कुछ अन्य प्रश्न हैं। साथ-साथ इस मैराथन वीडियो में पूरा का पूरा प्रश्न नहीं रहेगा और उसका आंसर रहेगा और कुछ शॉर्ट में व्याख्या भी रहेगा। इतना डिटेल में व्याख्या नहीं रहेगा उसमें, शॉर्ट में थोड़ा-सा रहेगा। लगभग 200 प्रश्न रहेंगे एक वीडियो में। तो इस तरह के मैं हिस्ट्री का लेकर आऊँगा और जो इसके बाद मैं एक अगले मंथ में जो है पॉलिटी शुरू होगा। उसी तरह पॉलिटी का भी एक मैराथन वीडियो लेकर आऊँगा। उसमें इतना डिटेल में डिस्कशन नहीं होगा, परंतु मैराथन वीडियो लेकर आऊँगा 4 से 5 घंटे का, उसमें 200 प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। साथ-साथ इसी तरह इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री का तो चलता ही रहेगा। हिस्ट्री हम लोगों को मान लीजिए ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो हिस्ट्री हमेशा चलता रहेगा। और केवल जो अन्य सब्जेक्ट हैं उन सब के केवल मैराथन वीडियो आएँगे और हिस्ट्री के जो है डीप में डिस्कस किए हुए वीडियो आएँगे। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और आप भी कुछ आशा करता हूँ लाभान्वित इससे हो रहे होंगे और मेरे साथ जुड़े हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।